हेलो स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला यूनिट है वो है स्थिर वैद्युत, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो पहले यूनिट का आज हम लोग पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है घर्षण वैद्युत। ठीक है, घर्षण वैद्युत पहला टॉपिक है आपका। तो घर्षण वैद्युत स्टार्ट करने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं हम। घर्षण वैद्युत मतलब क्या? घर्षण वैद्युत का जो पहला टर्म है घर्षण, इसका मतलब होता है कोई भी दो चीजों को रगड़ना। ठीक है, वैद्युत मतलब कि पदार्थ का वह गुण जिससे क्या करे, वो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती हो। तो घर्षण वैद्युत मतलब क्या होगा कि जब हम दो चीजों को रगड़े, उसको उसमें घर्षण क्रिएट करे, घर्षण पैदा करे, उसके कारण उस कोई भी वस्तु जो है उसमें वह गुण आए जिससे वह अपनी से हल्की वस्तु को आकर्षण करने में सक्षम रहे। तो क्या हो गया? घर्षण वैद्युत इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो घर्षण वैद्युत को सबसे पहले देखा था यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पदार्थ लिया था जिसे जो था अंबर। ठीक है, अंबर एक पदार्थ था। उन्होंने क्या किया कि अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा। ठीक है, ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब अंबर को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा तो उन्होंने क्या पाया कि जो अंबर है उसमें कैसा गुण उत्पन्न हो गया, उसमें वैद्युत गुण उत्पन्न हो गया। अर्थात जब उन्होंने इन दोनों के बीच घर्षण किया तो उन्होंने देखा अंबर क्या कर रहा है, जो अपने से हल्के वस्तु है उसको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो यहाँ पर से उन्होंने देखा कि जब हम दो चीज को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि जो अंबर है वो कैसा हो गया, विद्युतमय। ठीक है, मतलब कि घर्षण की वजह से अंबर कैसा हो गया, विद्युतमय, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं आवेशित। इसी आवेशित होने की वजह से वह क्या कर रहा है, बाकी चीजों को आकर्षित करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज था जो थेल्स ने बताया, इसी चीज को फिर बाद में बाकी वैज्ञानिकों ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उस चीज को समझा। तो उन्होंने देखा कि ना केवल अंबर ही ये गुण रखता है, बल्कि आप कई और भी वस्तुओं को अगर सेम प्रोसेस से अगर उसको रगड़ेंगे या फिर घर्षण क्रिएट करेंगे तो वो क्या कर रहा था, जैसे अंबर अपना विद्युतमय वाला गुण बता रहा था, वैसे ही बाकी पदार्थ भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, घर्षण से क्या होता है, घर्षण से हम क्या करते हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यही ऊर्जा क्या करता है, यही ऊर्जा जो हमारा घर्षण करने वाला जो एक पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ हो, उसमें क्या करता है, उसमें विद्युतमय बनाता है, उसको आवेशित बनाता है। तो यही सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, घर्षण वैद्युत। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ऊर्जा जिसके कारण क्या हो रहा है, जो वस्तु जो है वो विद्युत में हो रहा है, वो ऊर्जा ही क्या है, आपका वैद्युत। ठीक है, वैद्युत आपका जो होगा उसी के कारण वह विद्युतमय हो रहा है, और जिस प्रोसेस से हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, घर्षण वैद्युत। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हमको जो समझना था कि ये विद्युत में हो कैसे रहा है, ये काम कैसे करता है, किस आवेश के कारण हो रहा है, ये सारी चीजों को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, वैज्ञानिकों ने क्या किया था, बेसिकली इसके 3 एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक कांच का रॉड लिया। ठीक है, एक कांच का रॉड लिया, जिसे क्या किया उन्होंने, रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, रेशम के कपड़े से रब किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये
कांच का छड़ है, इससे इसको हमने क्या किया, रगड़ा, ठीक है, ये हमारा एक कांच का हो गया। फिर इसी के बाद दूसरे एक और कांच का छड़ सेम प्रोसेस से उन्होंने उसमें घर्षण क्रिएट किया। उसके बाद क्या किया, जब इस कांच के दोनों ही छड़ को, जिसको हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़े रहते हैं, उसको जब पास ला के देखते हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कांच का छड़। तो इसे जब पास में लटका के देखा जाता है तो उन्होंने देखा कि ये दोनों ही कांच के छड़ क्या करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, मतलब कि क्या, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा ये दोनों कांच की छड़ क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगा रहे थे, ठीक है, प्रतिकर्षण बल। अब जो सेकंड प्रयोग हुआ, ठीक है, सेकंड जो हमारा एक और प्रयोग करके देखा हमने, तो उसमें क्या किया हमने, एक एबोनाइट का छड़ लिया, ठीक है, एबोनाइट का छड़ लिया। इसको क्या किया हमने, इसको ऊनी वस्त्र या बिल्ली की खाल से रगड़ के देखा हमने, मान लेते हैं ऊनी वस्त्र से इसे रगड़ा, ठीक है। सिमिलरली एक और छड़ रहेगा जिसको हम दोनों ही छड़ को प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम देखते हैं, जब इसको भी हम पहले प्रोसेस के जैसे पास जब ला के देखते हैं तो क्या करता है, ये भी जो रहता है एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पर भी क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अब हम क्या किया, हमने थर्ड प्रयोग में क्या किया, अब हमने क्या किया, एक कांच का छड़ लिया, एक एबोनाइट का छड़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि तब क्या हो रहा है, तब क्या हुआ, एक कांच का छड़ लिया हमने, और दूसरा एबोनाइट का छड़ लिया। तब हम जब ये दोनों ही चीज को पास ला के जब देखे, तब हमने देखा जो कांच का छड़ है और एबोनाइट का छड़ है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या लग रहा है, हमारा आकर्षण बल लग रहा है। तो इस प्रयोग से हमने क्या देखा कि जो एबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हुआ है और कांच में जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तभी तो जब सेम आवेश हो रहा था तब यहाँ पर क्या लग रहा था, प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल हो रहा था। लेकिन जब हमने एबोनाइट और कांच का छड़ देखा तब यहाँ पर क्या हो रहा था, आकर्षण बल हो रहा था। तो इससे इस प्रयोग से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कांच के छड़ में अलग आवेश होगा और एबोनाइट के छड़ पे अलग आवेश होगा। तो जैसे अभी हम लोगों को पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, लेकिन पहले ये चीज नहीं पता थी, पहले चीज ये नहीं, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं हुआ था। तो इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने आगे और इस चीज को प्रयोग में लाया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करते थे वो लोग, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो ये कांच के छड़ में जो आवेश था उसको क्या बोलते थे, काचाम्ब बोलते थे, ठीक है। और जो एबोनाइट में जो रहता था उसको कहते थे रेजिनी, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली उनको पता नहीं था आवेश, कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा एक नाम दे दिया, इसको किसके लिए दे दिया, कांच की छड़ के लिए, और इसको एबोनाइट के लिए। तो अब हम इस चीज को कैसे समझे कि किसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है और किसको हम धनावेश लेंगे और किसको ऋणावेश लेंगे। तो ये चीज को समझने के लिए हम देखते हैं, ये चीज को समझने के लिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत।
आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझने के बाद हमने जाना कि आवेश किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि जो हमारे आसपास पदार्थ मौजूद रहते हैं वो किससे बने होते हैं। कोई भी जो पदार्थ है वो कणों से बने होते हैं, और कण जो रहते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं। अणुओं को अगर और विभक्त किया जाए तो क्या देखते हैं हम कि वो परमाणुओं से बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या बोला कि कण किससे बने होते हैं, अणुओं से। ठीक है, अणु किससे बना होता है, परमाणु से। अगर हम परमाणु को एक संरचना के रूप में समझे, परमाणु को और विभक्त करके देखें, तो हम पाते हैं कि परमाणु का जो संरचना है इसमें बेसिकली तीन तरीके के कण मौजूद होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए हम एक एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं ताकि हम परमाणु संरचना को समझने में सक्षम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने लिया एक एलिमेंट, मान लेते हैं हम हीलियम का लिया। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2। किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक क्या बताता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बेसिकली कोई भी एलिमेंट जो है अगर नॉर्मल अवस्था में है तो उसमें क्या होता है, वो उदासीन होता है, अर्थात कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी मौजूद होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका परमाणु संरचना बनाएं तो परमाणु संरचना का केंद्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो रहता है वो क्या होता है, कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका परमाणु क्रमांक है 2। मतलब ये क्या बता रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमारा ऋणावेशित कण रहता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण रहता है जिसका आवेश रहता है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है, कूलाम जो है हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको नापने का एक मात्रक है। जैसे कि हम कोई भी चीज को नापते हैं, जैसे कि हम दूरी बताते हैं तो मीटर में बताते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए हम कूलाम का यूज करते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो हमारा धनावेशित कण रहता है, ये हमारा क्या है, ऋणावेशित कण। ये हमारा होता है धनावेशित कण। इसमें क्या होता है, जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। हमारा जो न्यूट्रॉन रहता है वो उदासीन कण होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज जब आवेशित होती है तो वो होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसे समझते हैं, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, इन दोनों के ही कारण इनके बीच आकर्षण बल काम करता है। लेकिन जैसे जैसे ये कक्षा जो है बढ़ते जाता है, वो जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाता है, कम होते जाता है। तो जब हम दो चीज को रगड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है। तो वही एनर्जी क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं कक्षा में जो भ्रमण करते रहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइटेड स्टेज में लाकर उसको एक जो दो वस्तुएं हैं उसमें से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने आपको भी इससे पहले जो बताया कि ये जो है हमारा क्या है, रेशम का कपड़ा। ठीक है, और ये क्या है, कांच का छड़। तो यहां पर हम जब इसको
रगड़ रहे हैं, तब हमने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पे आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो चारों साइड चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन यही इलेक्ट्रॉन जब एक कोई भी वस्तु से ट्रांसफर होकर दूसरी वस्तु पे आता है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसीलिए क्या हो जाता है, धनावेश, और जिसपे ये इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेश। तो इस कंडीशन पे हमारे लिए जो कांच का छड़ है वो कैसा हो जा रहा था, धनावेश। अगर वहीं पर हम एबोनाइट वाले को देखें, एबोनाइट का छड़ को देखें, तो यहां पर क्या हो रहा था कि जो ऊनी कपड़े हैं, ठीक है, ऊनी वस्त्र जो है जिससे हम इसको घर्षण क्रिएट कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो जा रहा है। तो जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, धनावेश, और जिस पे ट्रांसफर होगा अधिकता हो जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो यहां पर से हमने देखा कि आवेश जो रहते हैं वो धनावेश कैसे होता है और ऋणावेश कैसा होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो पहले क्या रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, जब हम उसको घर्षण क्रिएट करते हैं तब जाके वो क्या होता है, आवेशित होता है। और ऋणावेश कब होगा, जब उसमें क्या हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और धनावेश कब होगा, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा कि धनावेश और ऋणावेश कैसे होता है। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालक तथा विद्युत रोधी। ठीक, तो चालक और विद्युत रोधी क्या होता है, किसी भी पदार्थ में आवेशों की गति के आधार पर, किसी भी पदार्थ में आवेश की गति के आधार पर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका, यहां पर देखिए, पहला है आपका चालक, जिसे हम बोलते हैं कंडक्टर। तो चालक जो रहता है वो क्या होता है, चालक मतलब कि वे पदार्थ जो क्या करें, आवेश को अपने से होके जाने के लिए परमिशन दे, मतलब कि उससे जो आवेश है वो गति कर सकती है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चांदी रहता है ना, जो हमारे वायर्स रहते हैं उसमें जो हमारा चांदी रहता है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर के रूप में काम करता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो
मानव शरीर है वो भी क्या होता है, एक कंडक्टर की तरह काम करता है। जो पृथ्वी है वो कंडक्टर की तरह काम करता है, इसीलिए तो उसमें हम, जब आप देखे होगे इलेक्ट्रिसिटी जब फिटिंग वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, अर्थिंग देते हैं, ताकि क्या हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो, जो अर्थ है उससे पास हो जाए। ठीक है, तो चालक में जो रहता है, जो उसका विद्युतमय वाला जो गुण होता है वो किस लिए पाया जाता है, उसमें जो विद्युतमय वाला जो गुण है वो पाया जाता है उसमें रहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे धातुएं जो हैं उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका विद्युतमय जो गुण है उसी को ही शो करता है। तो यहाँ पर आपको चालक समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है आपका वो है विद्युत रोधी। जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, तो विद्युत रोधी मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, आवेश जो है वो गति नहीं कर सकता है, वो अपने से पास होने के लिए नहीं अलाउ करता है। तो इसमें क्या हो सकता है, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो है पास नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या होता है कि इस तरीके के जो पदार्थ रहते हैं, इस तरीके के जो पदार्थ रहते हैं उसमें जो रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है, जिसके कारण वो आवेश को अपने से पास नहीं होने देता है। थर्ड जो होता है आपका वो होता है अर्धचालक। जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, ये चालक की तरह भी बिहेव करता है और विद्युत रोधी की तरह भी बिहेव करता है। तो इसका जो चालक वाला जो गुण है ना, विद्युतमय वाला गुण है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताप बढ़ने पे ये चालक की तरह बिहेव करता है, चालक की तरह बिहेव करता है, और ताप घटने पर विद्युत रोधी की तरह। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका एग्जाम्पल है लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी, इत्यादि। तो देखिए अर्धचालक में क्या होता है, ताप बढ़ने पे क्या होते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या होते हैं, एक्साइटमेंट स्टेट में आ जाते हैं। मतलब कि उनको जब ताप बढ़ता है तो उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिससे वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए ताप बढ़ने पर वो चालक के रूप में काम करते हैं, लेकिन ताप घटने पर क्या होता है, वो विद्युत रोधी की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए वो विद्युत रोधी की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि जो गति है पदार्थ में, विद्युत गति जो है, यहाँ पर जो आवेश की जो गति है उसके आधार पर, आवेश की गति के आधार पर हम इसको 3 टाइप से पढ़े हैं, पहला चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी का ही आगे जो है और कैसे कैसे प्रयोग हुए जहां पर हम बता सके कि कोई भी एक पदार्थ जो है वो कैसे अपना विद्युतमय का गुण कैसे शो कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।